यस, नमस्कार, आदाब, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सभी के सभी? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे और मैं चंदन शर्मा आप सभी के साथ दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी पार्ट 1 है ना? एक्टोपिक प्रेगनेंसी शुरू कर रहा है हम लोगों ने आज नया टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के अंदर आपको और बहुत सारी बातें बताई जाएगी। सबसे पहले पार्ट 1 को कवर करते हैं और पार्ट 1 को जानते हैं, क्या कहता है ये ज़रा? बच्चों एक्टोपिक प्रेगनेंसी से आप क्या समझते हो कि सर फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे? नहीं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर यूट्रस के बाहर कहीं भी इम्प्लांटेशन हो रहा है तो वो सारी की सारी जगह एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाई जाती है। यूट्रस के अलावा कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाए, आउटसाइड द यूट्रस अदर देन यूट्रस कहीं भी इम्प्लांटेशन हो रहा है, वो सारी की सारी कंडीशंस क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है बच्चों। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज फैलोपियन ट्यूब। नो डाउट फैलोपियन ट्यूब मोस्ट कॉमन साइट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। फैलोपियन ट्यूब में भी कौन सा पार्ट होता है? एम्पुला होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर और फर्टिलाइजेशन होता है, दैट्स व्हाई इम्प्लांटेशन की मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब होती है। ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के सिखाना चाह रहा हूँ। फटाफट ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर अपनों ने फैलोपियन ट्यूब के पार्ट दिखाए हैं। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट तुम्हें दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज द इन्फेंडिबुलम, देन एम्पुला, देन इस्थमस एंड देन इंटरस्टिशियम। ये चार पार्ट है, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और इंटरस्टिशियम। अगर मोस्ट कॉमन पार्ट पूछा जाए, मोस्ट कॉमन इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो रहा है, तो वो पार्ट है आप लोगों का एम्पुला, है ना? मोस्ट कॉमन पार्ट एम्पुला होता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। एम्पुला के बाद अगर कोई कहे सेकंड मोस्ट कॉमन स्पेस, सेकंड मोस्ट कॉमन जगह कौन सी है जहाँ इम्प्लांटेशन होता है? इस्थमस। देन थर्ड मोस्ट कॉमन कौन सी है? इन्फेंडिबुलम। एंड फोर्थ मोस्ट कॉमन कौन सी है? इंटरस्टिशियल। मोस्ट कॉमन टू लीस्ट कॉमन, है ना? मोस्ट कॉमन टू लीस्ट कॉमन। बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, लीस्ट कॉमन साइट इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में सबसे कम चांसेस कहाँ है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा? तो वो इंटरस्टिशियम वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इंटरस्टिशियम जंक्शन होता है जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस आके मिलती है, उस जंक्शन पे सबसे कम चांसेस होते हैं कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो। बट अगर यहाँ इम्प्लांटेशन होता है तो बहुत ही खतरनाक इम्प्लांटेशन होता है। सबसे डेंजरस एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहीं पे होती है, मैं आपको भी बताऊंगा बाद में। उसके बाद नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे नैरो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का कौन-सा है? तो नैरो पार्ट अगर पूछा जाए तो 2 चीज़ें होती है सर, एक तो एनाटॉमिकल नैरो पार्ट कौन-सा और एक फिजियोलॉजिकल नैरो पार्ट कौन-सा है? तो बनावट के हिसाब से एनाटॉमिकल नैरो पार्ट अगर देखा जाए तो एनाटॉमिकली सबसे नैरो पार्ट होता है इंटरस्टिशियम, है ना? एनाटॉमिकली सबसे नैरो पार्ट कौन-सा है? इंटरस्टिशियम। बट वहीं अगर मैं फिजियोलॉजिकल की बात करूँ, फिजियोलॉजिकली सबसे जो नैरो पार्ट होता है ना? सबसे नैरो पार्ट जो होता है, सबसे फिजियोलॉजिकल सबसे नैरो पार्ट कौन-सा है? फंक्शन के हिसाब से सबसे नैरो पार्ट कौन-सा है? तो वो इस्थमस होता है बच्चों। वो कौन-सा होता है? इस्थमस, है ना? फिजियोलॉजिकल सबसे नैरो पार्ट इस्थमस, एनाटॉमिकल इंटरस्टिशियम। बट अगर सेकंड सबसे पहला सबसे नैरो पार्ट इंटरस्टिशियम और सेकंड सबसे नैरो पार्ट पूछा जाए तुमसे एनाटॉमिकल, तो वो भी इस्थमस होता है। सेकंड सबसे नैरो एनाटॉमिकल पार्ट इस्थमस होता है, बट फिजियोलॉजिकल सबसे नैरो पार्ट फैलोपियन ट्यूब में इस्थमस होता है। याद रखेंगे क्वेश्चन को, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं आउटकम क्या रहने वाला है। यहाँ पे सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आउटकम क्या है? आउटकम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आउटकम क्या रहेगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी सर्वाइव करेगी? कभी नहीं करती, हमेशा खत्म करना ही पड़ता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसा नहीं है कि एक सही बच्चा जन्म हो जाएगा, सही बच्चा पैदा हो जाएगा, कभी नहीं होता। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यू हैव टू अबॉर्ट, इसको अबॉर्ट करना ही पड़ेगा। बट कई बार क्या होता है, आप अबॉर्ट नहीं कराते तो या तो रप्चर हो सकता है ना, या तो ट्यूबल रप्चर हो सकती है ना? या फिर ट्यूबल अबॉर्शन हो सकता है। ये 2 कंडीशंस है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के आउटकम में 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती है, या तो ट्यूब रप्चर हो जाएगी या ट्यूब से अबॉर्ट करा दो, बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा। 2 कंडीशन है। फिर तुम्हारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फटाफट से लिखना अपने नोट्स के अंदर स्टार मार्क करके कि क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल रप्चर, है ना? ट्यूबल रप्चर, कि ट्यूब रप्चर करने की मोस्ट कॉमन ऐसी कौन-सी जगह पे इम्प्लांटेशन हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी कौन-सी जगह पे होगी ट्यूब रप्चर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं? तो आंसर जाता है तुम्हारा इस्थमस, क्योंकि सबसे नैरो पार्ट है ना ये। सबसे फिजियोलॉजिकल सबसे नैरो पार्ट इस्थमस है, इसलिए सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ही होते हैं ट्यूब के रप्चर होने के। बट अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बदल दिया, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल अबॉर्शन बताओ, है ना? अबॉर्शन होने के, अबॉर्शन ट्यूबल अबॉर्शन होने का मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? तब आंसर चला जाएगा तुम्हारा एम्पुला। क्या दोनों के दोनों क्वेश्चन और आंसरों में सवाल में फ़र्क समझ आया तुम्हें?
ट्यूब रप्चर होने का मोस्ट कॉमन साइट है इस्थमस, बट ट्यूब के अबॉर्शन होने की मोस्ट कॉमन साइट है एम्पुला। तो ये दोनों बातें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस टाइम पे एंड होती है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ट्यूबल प्रेगनेंसी जो होती है वो किस टाइम पे खत्म होती है? ट्यूबल प्रेगनेंसी, है ना? किस टाइम पे एंड होती है, किस टाइम पे खत्म होती है? तो ट्यूबल प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो एंड होती है, एंड्स एट, कब खत्म होती है प्रेगनेंसी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने टाइम तक, किस पार्ट में कितने टाइम तक रहने वाली है ट्यूबल प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन है। अगर मैं इस्थमस की बात करूँ, है ना? इस्थमस की बात करूँ तो इस्थमस का सबसे नैरो पार्ट है फिजियोलॉजिकल, है ना? और सेकंड एनाटॉमिकल नैरो पार्ट है सबसे। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसी सिर्फ 6 हफ्ते तक रह सकती है। बट वहीं मैं एम्पुला की बात करूँ बच्चों, एम्पुला की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम 8 हफ्ते तक प्रेगनेंसी सर्वाइव कर सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इससे ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती। बट सर आपने कहा सबसे नैरो पार्ट, पहला सबसे नैरो एनाटॉमिकल पार्ट होता है इंटरस्टिशियम। यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपने कि सबसे नैरो पार्ट इंटरस्टिशियम होता है। और सबसे नैरो पार्ट है तो सर सबसे कम टाइम तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहीं पे सर्वाइव करनी चाहिए। सबसे कम टाइम तक यहीं पे ज़िंदा रहने बच्चा जो है सबसे कम टाइम तक यहीं बचना चाहिए। बट बच्चों तुम्हें हैरानी होगी जान के कि सबसे ज़्यादा टाइम तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहीं पे सर्वाइव करती है। 10 से 12 हफ्ते तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सँभाल सकता है ये वाला पोर्शन। इंटरस्टिशियम 10 टू 12 वीक्स तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सँभाल के रख सकता है। क्यों है ऐसा सर? ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? क्योंकि ये पार्ट बच्चों क्लोज़ टू यूट्रस होता है। ये पार्ट यूट्रस के बड़ा ही पास होता है और ये मायोमेट्रियम जो होती है वो सपोर्ट कर देती है इस चीज़ को, और इसी कारण सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। लड्डुओं, मायोमेट्रियम क्या कर देती है? मायोमेट्रियम जो होती है वो सपोर्ट करती है इस प्रेगनेंसी को, सपोर्ट द प्रेगनेंसी। क्योंकि इंटरस्टिशियम वाला पार्ट यूट्रस के पास है, और अगर ये यूट्रस के पास है तो यहाँ पे मायोमेट्रियम प्रेजेंट होती है और ये सपोर्ट कर देती है प्रेगनेंसी को। इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट, हैंस सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी यही होती है। लॉन्गेस्ट ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है? ये सारी बातें मेरे हिसाब से आप सभी को समझ आ गई होगी, है ना? सभी को समझ आ जानी चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट फैलोपियन ट्यूब में सबसे लंबे टाइम तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे रहने वाली है, तो वो इंटरस्टिशियम में रहने वाली है। बट कई बार एग्जामिनर समझदार होता है, वो सीधा-सीधा क्वेश्चन डाल देता है, साइट बताओ, साइट ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एग्जामिनर ने तुमसे फैलोपियन ट्यूब के बारे में नहीं पूछा, अब उसने पूछा सबसे लंबे ड्यूरेशन तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ रह सकती है? तो याद रखना एब्डोमिनल, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दोनों क्वेश्चनों में फ़र्क है। अगर सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में पूछा जाए सबसे लंबे टाइम तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पे सर्वाइव करती है? इंटरस्टिशियम में। सबसे कम टाइम तक इस्थमस के अंदर। बट अगर सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा जाए साइट ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है बच्चों, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या मेरी बात याद रहेगी? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए? यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब एक डेफिनेशन होती है कॉर्नुअल प्रेगनेंसी किसे बोलते हैं हम लोग, है ना? एक और यहाँ पे लिखना, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। बच्चों देखो, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी एंड इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, है ना? इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी है, और कॉर्नुअल प्रेगनेंसी की बात करते हैं अपने। बच्चों तो कॉर्नुअल प्रेगनेंसी के अंदर अपने सबसे पहले देखते हैं कौन सी, एंगुलर प्रेगनेंसी, एंगुलर प्रेगनेंसी। बच्चों नाम से ही समझ आ रहा है एंगुलर प्रेगनेंसी क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है कि सर इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी जो एंगल्स के पास हो, यूट्रस के एंगल्स के पास हो, उसको हम एंगुलर प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो लिख लेना इसको, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी नियर द एंगल्स ऑफ यूट्रस, है ना? यूट्रस के एंगल्स होते हैं बहुत सारे, उसके पास जो प्रेगनेंसी होती है वो आप एंगुलर प्रेगनेंसी कहते हो, उसको एंगुलर प्रेगनेंसी कहा जाता है। ठीक है? बट सर एक बात बताओ, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी और एंगुलर प्रेगनेंसी को डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका बताओ, कैसे अलग किया जाए, है ना? कॉर्नुअल प्रेगनेंसी तो आप लोगों को पता ही है, मैं शायद पहले लिखवाना भूल गया था, अभी लिख लो। कॉर्नुअल प्रेगनेंसी वो वाली प्रेगनेंसी होती है जो इंटरस्टिशियम में होती है ना, उसको हम लोग कॉर्नुअल प्रेगनेंसी बोलते हैं।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन द इंटरस्टिशियम ऑफ फेलोपियन ट्यूब, है ना। फेलोपियन ट्यूब के इंटरस्टिशियम वाले पार्ट में जो प्रेगनेंसी होती है वो कॉर्नुअल प्रेगनेंसी कहलाती है, और एंगुलर प्रेगनेंसी जो एंगल्स के पास होती है ना। देखा जाए तो कॉर्नुअल प्रेगनेंसी भी एंगल्स के पास ही तो है, यूट्रस का एंगल ही तो था ना वो, है ना। बट यूट्रस के और भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं जहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राउंड लिगामेंट प्रेजेंट होता है ना। तो राउंड लिगामेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करती है। आप राउंड लिगामेंट से ही एंगुलर प्रेगनेंसी और कॉर्नुअल प्रेगनेंसी को डिफरेंशिएट कर पाते हो, या अगर राउंड लिगामेंट से लेटरल साइड में प्रेगनेंसी है तो वो एंगुलर प्रेगनेंसी कहलाई जाएगी, और राउंड लिगामेंट के मीडियल साइड में प्रेगनेंसी है तो वो कॉर्नुअल प्रेगनेंसी कहलाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने? कॉर्नुअल प्रेगनेंसी कब बोली जाएगी? जब ये राउंड लिगामेंट के मीडियल होगी, राउंड लिगामेंट के मीडियल होगी। और एंगुलर प्रेगनेंसी कब कहा जाएगी? जब ये राउंड लिगामेंट के लेटरल होगी, लेटरल होगी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउंड लिगामेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताया जाता है, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी राउंड लिगामेंट जब मीडियल होगा तो वो कॉर्नुअल प्रेगनेंसी कहलाती है, और जब राउंड लिगामेंट लेटरल होता है तो वो एंगुलर प्रेगनेंसी कहलाती है। तो ये दोनों डिफरेंशिएट करने का तरीका है। ये थोड़ी हाई लेवल्स की बातें, ये तुम्हारे स्कोप के बियॉन्ड भी मान लो। बस तुमसे पूछा जा सकता है कॉर्नुअल प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंटरस्टिशियम ऑफ फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाए तो वो कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, और एंगुलर प्रेगनेंसी अगर एंगल्स ऑफ यूट्रस के पास प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको हम लोग एंगुलर प्रेगनेंसी बोलते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा किसी को, है ना। और एंगुलर प्रेगनेंसी याद रखना, एंगुलर प्रेगनेंसी कई बार, एंगुलर प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता हर बार अबॉर्शन होता है। एंगुलर प्रेगनेंसी में बच्चे बर्थ लेते हैं, लाइव बर्थ होते हैं बच्चों के, बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं एंगुलर प्रेगनेंसी में ना। बट कॉर्नुअल प्रेगनेंसी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कॉर्नुअल प्रेगनेंसी में बच्चा हमेशा जाएगा, बच्चा नहीं बचता। बट एंगुलर प्रेगनेंसी में बच्चा बच सकता है क्योंकि वो यूट्रस के अंदर है ना इम्प्लांटेशन बच्चों। चलो आगे की बात करते हैं, फटाफट रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि सर कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से रिस्क फैक्टर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के? तो सबसे मेजर रिस्क फैक्टर है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। अगर किसी को पुरानी हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, किसी को भी पुरानी हिस्ट्री है तो उसको दोबारा होने की संभावना बहुत ज्यादा है, दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस उसको बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक बात तो ये याद रखना, किसी को प्रीवियस हिस्ट्री है ट्यूबल सर्जरी की, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल सर्जरी, है ना, कोई फेलोपियन ट्यूब की सर्जरी हुई हुई है पहले, अगर ऐसी हिस्ट्री है उन पेशेंट्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना ज्यादा होती है। कि बच्चों याद रखना, अगर सर्जरी हुई है तो वो स्पेस स्मूथ नहीं रहता, वो स्पेस रफ हो जाता है, जिस भी पार्ट के फेलोपियन ट्यूब के जिस भी पार्ट से सर्जरी हुई है। और अगर वो रफ रह जाएगा, स्मूथ नहीं रहता, तो वहां पे उसको ऐसा लगता है, जाइगोट को ऐसा लगता है कि यही जगह है जहाँ इम्प्लांट होना है, और वो वहां पे इम्प्लांट हो जाता है। समझ गए? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग कई बार सेल्पिंजाइटिस भी बोलते हो, सेल्पिंजाइटिस। और ये मोस्ट कॉमन कारण होता है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, जिसके अंदर आप लोग याद रखना मोस्ट कॉमन कारण है, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं किसके, है ना, सबसे ज्यादा चांसेस संभावना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज सेल्पिंजाइटिस के अंदर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी करवा सकता है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, या हाईएस्ट रिस्क किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। पीआईडी होने का सबसे ज्यादा चांसेस कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो पीआईडी करवाता है? याद रखना, हाईएस्ट रिस्क ऑफ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, हाईएस्ट रिस्क जो होता है वो क्लेमाइडिया होता है, ड्यू टू CHLAMYDIA। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है तुमसे कि सबसे ज्यादा
आपका जो सेल्फिंजाइटिस है, सबसे ज़्यादा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, वो कौन-सा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म करवा रहा है? तो क्लेमाइडिया करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पीआईडी करवाता है और पीआईडी सबसे मोस्ट कॉमन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है? उसके बाद चौथे नंबर पे आता है जेनाइटल टीबी, है ना? जेनाइटल टीबी में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेज़ होते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस जो कि आपको मैं गायनिक में पढ़ाऊँगा एंडोमेट्राइटिस क्या होता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, है ना? उसके अलावा मल्टीपल से सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन, है ना? सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन, सर्विसाइटिस हो जाना, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। बीड़ी पीने से हो सकता है क्या? बीड़ी पीने से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है ना? स्मोकिंग, तो माँ को बोलना है प्रेगनेंसी में तो छोड़ ही दे, है ना? धूम्रपान वर्जित है। और हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के केस में ना कोई ओव्यूलेशन इंड्यूस्ड ड्रग्स ले रहे हो आप लोग, है ना? कोई दवाइयाँ ले रहे हो ओव्यूलेशन वाली, ओव्यूलेशन इंड्यूस ड्रग्स, ओव्यूलेशन इंड्यूस्ड ड्रग्स का नाम पता है क्या? कौन-सा बच्चा बताएगा? जल्दी से सोच के रखो, मैंने आपको बताए हुए हैं कि कौन-कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो ओव्यूलेशन करवाती है। नाम मैंने कहीं न कहीं बताया था आपको, मुझे याद आ रहा है सर, कोई नाम था एक क्लोमिफेन सिट्रेट, क्लोमिफेन सिट्रेट, है ना? क्लोमिफेन सिट्रेट, उसके अलावा लेट्रोज़ोल, ये कुछ दवाइयाँ हैं, जो कि क्या करवाती है? ओव्यूलेशन इंड्यूस करवाती है, तो हाइपर ओव्यूलेशन हो जाता है कई बार, हाइपर ओव्यूलेशन की वजह से मल्टीपल प्रेग्नेंसीज़ भी करवाती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी करवाती है। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, सबसे ज़्यादा रिस्क यहाँ पे होता है, मैक्सिमम रिस्क होता है। ठीक है? कोई अगर पूछे मैक्सिमम रिस्क एक्टोपिक प्रेगनेंसी का किसके कारण होता है और ऑप्शन में अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो यही आंसर जाएगा। बट अगर पूछा मोस्ट कॉमन कारण क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो सेल्फ एंजाइटिस या पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्या क्या रोल है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में रोल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना? कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? रोल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या रोल है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कम करता है। नो डाउट कॉन्ट्रासेप्शन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को कम करता है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन तो प्रेगनेंसी के रिस्क को ही कम करता है, तो नो डाउट वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को भी कम करेगा, है ना? क्योंकि कंसेप्शन के चांसेस को वो कम कर देता है। बट अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर होता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बातें मेंशन करनी है। डिक्रीज़ द एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिस्क को तो कम करता है, डिक्रीज़ द एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना? एब्सोल्यूट रिस्क को तो कम करता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या? क्यों करता है? क्योंकि हमें पता है ये क्या करते हैं, दे डिक्रीज़ द, किस चीज़ को कम कर देते हैं? दे डिक्रीज़ द चांस ऑफ कंसेप्शन, चांस ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन के चांसेस को कम करता है ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बट दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बट अगर फेल हो जाए, अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो जाए, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट, अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाए तो जरूर इंक्रीज हो जाता है रिस्क, इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर नो डाउट हमें पता है कॉन्ट्रासेप्शन पूरी की पूरी ओवरऑल प्रेगनेंसी के रिस्क को कम करता है, बट अगर फेल हो जाए कॉन्ट्रासेप्शन, अगर फेल हो जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। फिर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन डिक्रीज करता है रिस्क को, है ना? कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन है जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सॉरी डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। तो सबसे पहला तो लिखना, सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, है ना? कौन-कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ईपी का मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सबसे पहला है, तो तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है, प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग
कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना, जिनमें प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो वाले कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्रीज रिस्क करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसीज को। दूसरा, अगर प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या आता है सर, इसके अंदर आता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, है ना, पीओपी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आएगा इसके अंदर। सर प्रोजेस्टेरोन वाला आईयूसीडी आएगा, प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी, बताओ नाम बताओ, प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी का क्या नाम होता है, जल्दी से बताओ। इसको बच्चों हम मिरेना बोलते हैं, MIRENA, समझ आया। उसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स है, ओसीपी है, ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, ये भी बढ़ाता है। तुमसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा चांसेस, सबसे मैक्सिमम कौन रिस्क को बढ़ाता है, तो सबसे अच्छा आंसर जाता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। ये क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम का, सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है वो रिस्क को बढ़ाता है टॉपिक प्रेगनेंसीज के। ओवरऑल एब्सोल्यूट रिस्क को कम करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, बट अगर कोई पूछा जाए रिलेटिव रिस्क कौन बढ़ा रहा है, अगर फेल हो जाए कॉन्ट्रासेप्शन तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है, क्योंकि स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएगा तो जाइगोट आगे नहीं जा पाएगा, फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कॉपर टी और ट्यूबल लाइगेशन, ये भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई ट्यूबल लाइगेशन करवाता है, लाइगेशन, और तीसरे नंबर पे है कॉपर टी। ये भी दोनों के दोनों कारण है जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बढ़ावा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या याद रखोगे सारी की सारी बात, क्यों, क्योंकि सर ट्यूबल लाइगेशन जाहिर सी बात है कि ब्लॉक करवा देता है ट्यूब को, है ना, कॉपर टी और ट्यूबल लाइगेशन दोनों ब्लॉकेज करवाते हैं ट्यूब को, जिसके कारण ये दिक्कत देखने को मिलती है। चलो, ये सारी की सारी बातें बता दी आपको कि कॉन्ट्रासेप्शन के चांसेस कौन कौन सी चीजें बढ़ाती है। अब इनमें से कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा चांसेस किसके अंदर होते हैं, सबसे मैक्सिमम चांसेस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कहाँ पे होते हैं। तो बच्चों अगर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है तो जाहिर सी बात है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरोन के अंदर से पूछा जाए, ओसीपी या इन दवाइयों में से पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरोन आंसर जाएगा। बट अगर ये सारे ऑप्शन दे रखे हो तो बच्चों जाहिर सी बात है सर्जरी सबसे ज्यादा रिस्क होती है ना, किसी के ट्यूबल लाइगेशन हो रखा है तो ये सबसे मैक्सिमम चांसेस होता है यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। तो जरा सीक्वेंस लिख लो। सबसे पहले अगर ये सारे ऑप्शन दे रखे हो तो सबसे पहले किसको टिक करना है, सबसे पहले करना है ट्यूबल लाइगेशन, सबसे पहले ट्यूबल लाइगेशन को टिक करना है। ट्यूबल लाइगेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन, आईयूसीडी को टिक करना है, इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइसेस, ठीक है। देन प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी मिरेना होता है, आप सभी को पता है। देन कॉपर टी, देन पीओपी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, देन ओसीपी। ये सीक्वेंस रहने वाला है तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि ट्यूब ब्लॉक करने वाले जो चीजें हैं, ट्यूब ब्लॉक कौन करता है, ट्यूबल लाइगेशन ट्यूब ब्लॉक करती है, प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी मिरेना जो है ट्यूब ब्लॉक करेगी, कॉपर टी ट्यूब ब्लॉक करेगा। अगर इनमें से ऑप्शंस आते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी ट्यूबल लाइगेशन को देनी है, दूसरी प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडीज को देनी है, तीसरा कॉपर टी को देना है। बट अगर पूछा जाए कौन सी ऐसी पिल्स है, कौन सी ऐसी दवाई है, कौन सी ऐसी ओरल ड्रग है जो कि आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाती है, तो ऐसी दवाई है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। तो याद रखना प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स ऐसी दवाई है जो सबसे ज्यादा चांसेस आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बढ़ाती है। तो क्वेश्चन देख के हमेशा आंसर करना है। अगर सारे ऑप्शन दे रखे हैं सबसे पहली प्रायोरिटी ट्यूबल लाइगेशन को जाएगी, बट सिर्फ ड्रग्स के अंदर पूछा है, ओरल ड्रग्स में पूछा है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स को जाएगी। तो ये सीक्वेंस लिखवा दिया है मैंने जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन की पेशेंट कैसा आएगा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, है ना, पेशेंट क्या चीज प्रेजेंट करके आएगा, किस कंप्लेन के साथ आएगा। तो बच्चों एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रायड होता है जो कि आप लोगों को नींदों में भी याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन के साथ आएगा पेशेंट कि मर गया मैं तो मेरा पेट दुख रहा है, और ये मोस्ट कंसिस्टेंट सिम्टम होता है, मोस्ट कंसिस्टेंट सिम्टम होता है ना। ध्यान रखना सबसे बड़ा डिफरेंस अबॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यही होता है। अबॉर्शन का पेशेंट पेन की कंप्लेन के साथ नहीं आता, अबॉर्शन का पेशेंट ब्लीडिंग की कंप्लेन के साथ आता है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, रुक ही नहीं रही। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट लगातार पेन हो रहा है, इस कंप्लेन के साथ आता है। ये दोनों मेजर डिफरेंस है इनको डिफरेंशिएट करने के। दूसरा, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, एमनोरिया होगा, AMNORRHEA, एमनोरिया होगा। और तीसरा वेजाइनल ब्लीडिंग। ये तीन ट्रेड है जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एब्डोमिनल पेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में, और वहीं अबॉर्शन की बात करता है तो मोस्ट कॉमन होता है वेजाइनल ब्लीडिंग। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है।
चलो, अगर ये पेशेंट को ये तीनों सिम्पटम्स है, तीनों कंप्लेन है, पेशेंट इन कंप्लेन के साथ आया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हारा दिमाग जाएगा कि हाँ, पेशेंट को कहीं न कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है ना? कहीं न कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद तुम पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह लेना शुरू करोगे, हिस्ट्री के अंदर पेशेंट ने बता दिया कि मेरे को प्रीवियस हिस्ट्री रही है, मैंने पहले आईवीएफ टेक्निक्स करवाई थी, है ना? मैंने ये सब करवाया था, वो सारी चीज़ें बताएगी पेशेंट, है ना? ये सारी चीज़ें बताएगी। ठीक है, समझ आ गया हमको कि सर पेशेंट को ये 3 ट्रायड है, 3 ट्रायड बट कन्फर्मेशन तो अल्ट्रासाउंड से ही होगा, ज़ाहिर-सी बात है। अल्ट्रासाउंड करवाना है, अल्ट्रासाउंड से ही कन्फर्म होगा। बट पहले ये ट्रायड देखना है, ट्रायड देखने के बाद हिस्ट्री लेनी शुरू करनी है। हिस्ट्री हमारे जो डाउट है उसको और कन्फर्म करेगी कि हाँ भाई पेशेंट को कहीं न कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब सर थोड़ा-सा पेन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। पेन एब्डोमेन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेन एब्डोमेन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेन का नेचर कैसा होता है? किस टाइप का पेन होता है? बड़ी बार सवाल पूछा गया तुम्हारे एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के ऊपर। तो पेन का साइट कैसा होता है बच्चों? पेन का साइट होता है लोअर एब्डोमेन, है ना? नीचे लोअर एब्डोमेन की तरफ होगा या फिर पेल्विक एरिया के अंदर पेन होता है जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब प्रेज़ेंट होती है। पेन हमेशा यूनिलेटरल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इम्प्लांटेशन तो एक ही साइड पे हुआ होगा ना, दोनों फैलोपियन ट्यूब में तो होगा नहीं। तो हमेशा एक ही साइड पेन होता है। और इसका नेचर कैसा होता है पेन का? तो ये नेचर बदलता रहता है, कभी पेशेंट का पेन माइल्ड होता है, कभी सीवियर हो जाता है, बहुत भयंकर हो जाएगा, कभी ब्लंट हो जाएगा, ब्लंट पेन हो जाता है, कभी शार्प पेन हो जाएगा। ये अलग-अलग रहता है, कभी कंसिस्टेंट होगा, ये नेचर बदलता रहता है इस पेन का बट पेशेंट पेन लगातार रहेगा। ठीक है? अब कारण क्या होता है? दर्द का कारण क्या होता है ना? रीज़न क्या होता है? रीज़न क्या रहता है पेन का? रीज़न ऑफ पेन, पेन का रीज़न 2 कारण से होते हैं, या तो ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर हो गई या अनरप्चर्ड है ना? 2 ही कारण से दर्द होगा। सर या तो रप्चर्ड एक्टोपिक है, रप्चर्ड एक्टोपिक की ट्यूब रप्चर्ड हो गई या फिर अनरप्चर्ड एक्टोपिक। या तो दर्द के कारण रप्चर्ड के कारण दर्द होगा या फिर अनरप्चर्ड होने के कारण दर्द होगा, या तो फट जाएगी ट्यूब, फट जाएगी तो हीमोपेरिटोनियम होगा, हीमोपेरिटोनियम, है ना? हीमोपेरिटोनियम होगा तो इरिटेशन होगी तो पेन होगा। ब्लड पेरिटोनियम में इकट्ठा हो जाएगा और ब्लड पेरिटोनियम में इकट्ठा होगा तो वो इरिटेट करेगा तो बहुत शार्प पेन होता है। बट रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सर क्यों दर्द हो रहा है? क्या दिक्कत है ऐसी जो दर्द हो रहा है अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? तो बच्चों याद रखना अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्योंकि ट्यूब्स खींच रही है, स्ट्रेच हो रही है ना? ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ ट्यूब्स। ट्यूब्स के खींचने के कारण दर्द हो रहा है, स्ट्रेच हो रही है, ट्यूब्स खींच रही है इसलिए दर्द हो रहा है। एकदम से पेन शुरू होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रप्चर्ड प्रेगनेंसी में तो सडन पेन होता है, सडन ऑनसेट होता है, एकदम से पेन शुरू होता है, ठीक है? चलो, ये सारी की सारी बातें याद रखनी है आपको, है ना? उसके अलावा अब अपने बात करते हैं थोड़ा-सा रप्चर्ड प्रेगनेंसी के बारे में, है ना? रप्चर्ड प्रेगनेंसी का केस देखते हैं। रप्चर्ड एक्टोपिक, देखो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या-क्या दिक्कतें देखने को मिलती है? आपको पेन देखने को मिलेगा। पेन कहाँ पे देखने को मिलता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? पेन आपको मिडल या अपर एब्डोमेन में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में फ़र्क पता लगाना है अगर पेन के अंदर कि रप्चर्ड एक्टोपिक का पेन है या अनरप्चर्ड। तो रप्चर्ड एक्टोपिक में रप्चर्ड हो जाती है ट्यूब तो जो ब्लड है वो हीमोपेरिटोनियम में इकट्ठा होता है और वो ऊपर की तरफ दर्द करता है। तो पेन ऑफ मिडल के अंदर होगा या तो पेन, या फिर आपका अपर एब्डोमेन के अंदर पेन होता है, अपर एब्डोमेन। अनरप्चर्ड के अंदर फैलोपियन ट्यूब के पास पेन होता है। अपर एब्डोमेन में इसलिए पेन हुआ क्योंकि सर इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग हो गई, अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई और ब्लीडिंग क्या है अपर एब्डोमेन तक पहुँच जाती है इसलिए अपर एब्डोमेन तक पेन होता है। समझ आई मेरी बात? अगर इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग इफ इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग, अगर ये ब्लीडिंग रीच कहाँ तक पहुँच जाए? डायफ्राम तक पहुँच जाए। अगर ये ब्लीडिंग डायफ्राम तक पहुँच गई, तो ये डायफ्राम को क्या करेगी? डायफ्राम को इरिटेट करेगी, इरिटेट द डायफ्राम। और अगर डायफ्राम को इरिटेट करेगी तो ऐसे पेशेंट के अंदर शोल्डर टिप पेन देखने को मिलता है। शोल्डर के ऊपर दर्द देखने को मिलता है और इस शोल्डर टिप पेन को हम लोग बोलते हैं डैनफोर्थ साइन।
क्यों सर डायफ्राम इरिटेट हुआ तो शोल्डर को पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों ओरिजिन मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट जिन-जिन ऑर्गन्स का सेम ओरिजिन होता है, जो सेम जर्म लेयर से बनते हैं जो-जो ऑर्गन्स, उनके अंदर अगर एक ऑर्गन खराब है तो दर्द होता है। अगर एक ऑर्गन में दिक्कत है और उसी जर्म लेयर से दूसरा ऑर्गन बना है तो उसमें भी दर्द होगा। तो डायफ्राम और शोल्डर टिप पेन का यही रीज़न है कि दोनों के जो ओरिजिन होते हैं वो सेम होते हैं। दैट्स व्हाई अगर डायफ्राम इरिटेट होता है तो शोल्डर टिप पेन आपको देखने को मिलता है। ऐसा बहुत सारे कांसेप्ट्स हैं आपके ना, लीवर के अंदर लीवर की इंजरी है तो राइट शोल्डर में पेन देखने को मिलेगा आपको, किडनी के अंदर है तो कहीं और दर्द देखने को मिलता है। तो ये सेम ओरिजिन के कारण है। अगर ऑर्गन्स के ओरिजिन सेम है तो आपको दूसरी जगह भी पेन देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है? अब इसके अंदर हम लोग कर्डोसिंथेसिस करते हैं और बहुत सारे अलग-अलग प्रोसीजर्स करते हैं। ये सब मैं आपको बाद में अगले पार्ट के अंदर समझाऊँगा। अभी के लिए सिर्फ़ इतना ही याद रखना है आप सभी बच्चों को, प्यारे-प्यारे लड्डुओं को, कि ये रप्चर्ड एक्टोपिक तक की बात थी। एक बार फटाफट से देखना सब कुछ मैंने पढ़ाया क्या है इसके अंदर। मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी बताई, मोस्ट कॉमन साइट फैलोपियन ट्यूब एम्पुला, फर्टिलाइज़ेशन होता है इसलिए, लीस्ट कॉमन साइट इंटरस्टिशियम। उसके बाद मैंने नैरो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का एनाटॉमिकल होता है, इंटरस्टिशियम फिजियोलॉजिकल होता है, इस्थमस और आउटकम हमेशा रप्चर्ड होगी या अबॉर्शन होगा ट्यूब का, है ना? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में या तो ट्यूबल रप्चर्ड होगा या ट्यूबल अबॉर्शन होगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल रप्चर्ड इस्थमस, अबॉर्शन का एम्पुला। ट्यूबल प्रेगनेंसी इस्थमस में 6 हफ्ते तक रहती है, एम्पुला में 8 हफ्ते तक रहती है और इंटरस्टिशियम जो सबसे नैरो पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम तक रहती है, 10 से 12 हफ्ते क्योंकि यहाँ पे मायोमेट्रियम सपोर्ट कर देती है। सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन अगर सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, फैलोपियन ट्यूब के अलावा नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबे टाइम तक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे रहती है? तो आंसर जाएगा एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देन आपके 2 पार्ट आते हैं कॉर्नुअल प्रेगनेंसी और एंगुलर प्रेगनेंसी। कॉर्नुअल प्रेगनेंसी इंटरस्टिशियम के अंदर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो उसको कॉर्नुअल प्रेगनेंसी बोलते हैं और ये राउंड लिगामेंट के मीडियल प्रेज़ेंट होती है। वहीं अगर एंगुलर प्रेगनेंसी की बात करूँ तो ये राउंड लिगामेंट के लेटरल प्रेज़ेंट होती है और ये यूट्रस के अंदर होती है। ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं होती, यूट्रस में होती है। इसलिए एंगुलर प्रेगनेंसी जो होती है, याद रखना बच्चों ये इसके बच्चे इस कंडीशन में बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। लगभग 70 टू 80% बच्चे लाइव रहते हैं, बाकी के बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं। तो एंगुलर प्रेगनेंसी में बच्चे बच जाते हैं। उसके बाद रिस्क फैक्टर में मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर याद रखना सेल्फिंजाइटिस पीआईडी होता है और अगर मैक्सिमम रिस्क फैक्टर पूछा जाए तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑप्शन में है, तो फिर यही आंसर जाएगा। बट मोस्ट कॉमन कारण पूछा जाए तो पीआईडी सेल्फिंजाइटिस जाएगा। स्मोकिंग का भी ध्यान रखना है। ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग पे क्वेश्चन आता है, क्लोमिफेन सिट्रेट बड़ी बार पूछा गया है, याद रखना। फिर आता है कॉन्ट्रासेप्शन तो ज़ाहिर-सी बात है सर कॉन्ट्रासेप्शन हम इसीलिए लेते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो। आप कह रहे हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा देती है ये। बिल्कुल, कॉन्ट्रासेप्शन इसलिए लिया जाता है ताकि एब्सोल्यूट रिस्क तो कम हो जाए। बट अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर होता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो होते हैं वो रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बढ़ाते हैं। कौन-कौन सी ऐसी कॉन्ट्रासेप्शन है? अगर ओरल दवाइयों में पूछा जाए, सिर्फ ओरल ड्रग्स में पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरोन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को बढ़ाती है। उसके अलावा ट्यूबल लाइगेशन कॉपर टी मेथड है, ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है जो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ट्यूबल लाइगेशन, देन प्रोजेस्टेरोन इंट्रायूटेराइन कॉपर डिवाइस, देन कॉपर टी, देन पी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, देन ओसीपी। तो सबसे ज़्यादा कौन-सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कराता है? ट्यूबल लाइगेशन। दूसरे नंबर पे प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी। तीसरे नंबर पे प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी का नाम याद है आपको? मिरेना। देन कॉपर टी, देन प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पेशेंट 3 कंप्लेंट के साथ आता है, लगातार पेट में दर्द, एमनोरिया और वेजाइनल ब्लीडिंग। पेन एब्डोमेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नॉर्मल कंडीशन, अनरप्चर्ड एक्टोपिक में लोअर एब्डोमेन पेल्विक एरिया में होता है, यूनिलेटरल होता है। अलग-अलग नेचर हो सकते हैं इसके, बट अगर प्रेगनेंसी रप्चर्ड हो गई है बच्चों, तो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में याद रखना पेन या तो मिडल साइड में होगा या अपर एब्डोमेन में होगा क्योंकि ब्लड कहाँ पहुँच जाता है ब्लड अपर साइड ऑफ एब्डोमेन तक पहुँच जाता है, पेरिटोनियम में पहुँच जाता है जिसके कारण एब्डोमेन में पेन होता है। अगर एब्डोमेन ब्लड जो है वो डायफ्राम तक पहुँच गया और डायफ्राम को इरिटेट करेगा और डायफ्राम को इरिटेट करता है तो शोल्डर टिप पेन होता है और इसको हम डेनफोर्थ साइन बोलते हैं जो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। है ना? रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो ब्लड इकट्ठा होता है वो पाउच ऑफ डगलस के अंदर इकट्ठा होता है, जिसको हम कल्डी-सैक बोलते हैं और कल्डोसिंथेसिस से हम इसको ब्लड को बाहर निकालते हैं, चेक करते हैं, ये डायग्नोसिस होता है। इन्वेस्टिगेशन होती है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कल्डोसिंथेसिस। ये सारी बातें अपने सेकंड पार्ट के अंदर बड़ी ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही और जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक कर दो, है ना? फटाफट जाओ कर दो, बेल आइकन दबा देना, नोटिफ़िकेशन मिलते रहेंगे अगली क्लास के लिए बता रहे हैं तुम्हें। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों और मेरे को इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हो आप चंदन डबल ज़ीरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और बहुत ही जल्दी एक और नए सेशंस हम शुरू करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। 3 या 4 दिनों में आपको डेली क्वेश्चन आंसर सेशंस की क्लासेस मिलने वाली है।
नॉरसेट के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, जी जान लगा के तैयार हो जाइए क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मेडिसिन, सर्जरी और इन सभी के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आप सभी को। साइकेट्रिक, है ना, उसके अलावा पीडियाट्रिक, ओबीजी, कम्युनिटी, सारे क्वेश्चंस हम चैनल पे कराना शुरू कर रहे हैं आप सभी को। तो बी प्रिपेयर, बी रेडी, बी और जी जान के साथ तैयार रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। चंदन शर्मा साहब के साथ ऐसे ही अगली क्लास में मिलेंगे और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।